नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिहोवा में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में कला और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। महोत्सव का शुभारंभ बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सेरी ने की और आदि बद्री तीर्थ से किया है। महोत्सव में विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण बतौर मुख्य अतिथि रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सरस मेला और विभिन्न प्रदर्शनियों का अवलोकन भी करेंगे। इसके बाद प्रसिद्ध सूफी गायक कंवर ग्रोवाल की प्रस्तुति होगी। कंवर ग्रोवाल के कार्यक्रम को लेकर शहर में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती महोत्सव में विधानसभा स्पीकर हरविंद्र कल्याण पहुंचे। बताते चले कि सरस्वती नदी पर प्रदर्शनी लगी है और सरस मेले का अवलोकन किया है। तो वहीं तीर्थ के जल में चाचमन भी किया गया है। ये सरस्वती महोत्सव की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और 1 सप्ताह तक चलने वाला ये महोत्सव मैं समझता हूं कि वर्तमान की सरकार लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है और लगातार संस्कृति को मजबूत करने की बात कर रही है। सरस्वती नदी जिसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कार्य पिछले वर्षों में हुआ है और एक मैं बधाई देना चाहूंगा सरस्वती बोर्ड को, जो उनके चेयरमैन हैं घुमन सिंह जी और सभी यहाँ की टीम को, जो लगातार इस विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। चंडीगढ़ में नाबार्ड का साल 2025 से 26 के लिए स्टेट क्रेडिट सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी ने शिरकत की है। इसके साथ ही नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हरियाणा के ब्यूरोक्रेट्स ने भी शिरकत की। नाबार्ड ने हरियाणा में वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए 3.14 लाख करोड़ का आकलन किया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 38% ज्यादा है। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने कहा कि नाबार्ड का स्टेट फोकस पेपर हरियाणा सरकार के सामने एक लक्ष्य के तौर पर काम करेगा और क्यूजे प्रदेश के विकास में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। वहीं स्टेट फोकस पेपर के जरिए ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। हमें अगर ग्रामीण और विकास की तरफ हम वर्क करते हैं तो सबसे उसमें मुख्य होता है कि हमारा क्रेडिट फ्लो होना चाहिए और नाबार्ड जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए, स्पेशली प्रायोरिटी सेक्टर एक सेक्टर होता है जिसमें क्रेडिट को बढ़ावा देने के लिए शुरू से ही कार्यरत है। 1989 से ही हम ये क्रेडिट प्लानिंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। जिस बहुत गर्व की बात है कि आज नाबार्ड ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार किया और इसमें स्टेट फोकस पेपर, जो कि सभी पॉलिसी मेकर्स, विशेषकर जो स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, उनके लिए एक बेंचमार्क के रूप में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक तरह का बेंचमार्क जो है वो करेगा और एज ए गाइडिंग फोर्स ये हमारे को आने वाले साल में जो एक्टिविटीज लेनी है उसके बारे में गाइड करेगा। नाबार्ड ने एग्रीकल्चर ग्रोथ, रूरल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन में सहयोग दिया है, उसके बारे में हम सभी जानते हैं। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद उन पर हमला दर्ज करवाया है और वहीं केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह यमुना का पानी पीकर दिखाए, जिस पर अनिल विज ने कहा कि हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पीकर दिखाया है। ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि पंजाब से पैसे कौन भेज रहा है, पंजाब में किसकी सरकार है, किसके पास पैसों का अंबार है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये शुचिता की बात करने वाले हर हथकंडा अपना रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने पी के दिखा दिया, एक ही बात है, मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो,
हमारे मुख्यमंत्री ने पी के दिखा दिया पानी को। मामला दर्ज हुआ है तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। वो बताएं कहां है जहर और किसने मिलाया, उनको बताना पड़ेगा। उसने एक टेरर क्रिएट करने की कोशिश की है दिल्ली के लोगों ने, तो उसका जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। देखिए, बिजली के जो दाम हैं, हुड्डा जी इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको समझ होनी चाहिए कि बिजली के दाम सरकार तय नहीं करती है। बिजली के दाम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, और शायद वो हुड्डा साहब के राज में ही बनी थी। नियामक अथॉरिटी जो है वो तय करती है, सरकार नहीं करती है। ना आप सरकार को इसका दोष दे सकते। पलवल में वैष्णो देवी मंदिर से चलकर बागेश्वर धाम तक गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने के लिए पदयात्रा की जा रही है। पदयात्रा के दौरान चल रहे युवाओं का पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। दरअसल गौमाता को राष्ट्रीय गौमाता घोषित करने के लिए वैष्णो देवी माता जम्मू कश्मीर कटरा से पदयात्रा करते हुए युवाओं की टीम का पलवल पहुंचने पर हिंदू संगठनों के तमाम सदस्यों की ओर से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने पदयात्रा करते हुए युवाओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। आपको बताते चले कि चरखी दादरी हरियाणा के रहने वाले जॉनी जैम 1 जनवरी से पदयात्रा करते हुए अपनी यात्रा का समापन बागेश्वर धाम में करेंगे और जानकारी देते हुए बताया कि उनका मकसद गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता घोषित करवाना है। ये जी सबसे बड़ा उद्देश्य ये हमारा गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, जो रॉकी भाई हमारा इतनी दूर से हमारे गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए हमारे पलवल शहर में आए हैं, उनके लिए उनका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई का। हम तो कहते हैं सभी हिंदू भाई से भी अपील और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सभी भाई आगे जाकर आगे आए और भाई का हेल्प करके, जहां भी हमारे भैया रास्ते में चल रहे सभी गौरव चक्र वाले भाई आगे आए, इनकी हेल्प करके आगे तक हमें इनकी सफल करें यात्रा को। पिछले लंबे से समय से गौ माता को लेकर विवाद चल रहा है कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता को घोषित किया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पा रहा। ऐसे क्या कारण है? ये जी गौ माता को जो राजनेता हैं वो राजनेता गौ माता को राजनीति को लेकर काम करते हैं। माँ वैष्णो देवी से बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा कर रहा हूँ मैं, तो बागेश्वर धाम सरकार और हमारी गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलाने के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ। और जी मेरे को आज हो गए 1 तारीख से मैं यात्रा स्टार्ट की, 1 जनवरी से यात्रा स्टार्ट की थी। आज मेरे को पूरा 1 महीना हो गया है और 24 घंटा मैं खड़ा रहता हूँ। हमारी गौ माता के लिए मैं यात्रा कर रहा हूँ, हर हिंदू भाई को मैं जोड़ते हुए चल रहा हूँ। ऐसा क्या मामला है जिसको लेकर आपको पद यात्रा करनी पड़ रही है? ये जी सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी घटना हो रखी है, जो माँ के लिए भी कोई खड़ा नहीं है, जिसने दूध पिला रखा है, धनवान बना रखे है। आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा में यमुना में जहर मिलाने के आरोप पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यमुनानगर से मीडिया से बातचीत करते हुए गुर्जर ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में ऐसे घटिया आरोप लगाते हुए किसी को नहीं सुना है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भी हमारी जनता है और हम दिल्ली के हैं, दिल्ली हमारी राजधानी है। इस तरह के आरोप लगाना पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना है और बुनियाद है कि बेबुनियाद भी है। और उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा की यमुना का आचमन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लिया है और जिसे सब मीडिया ने देखा है। उन्होंने कहा है कि वास्तव में दिल्ली में जो इंतजाम यमुना को लेकर किए जाने थे वो नहीं किए गए हैं। देखिए, केजरीवाल जी ने जो आरोप लगाए बेहद गैर जिम्मेदाराना आरोप है, यानी कि कोई भी आदमी उसके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक बिल्कुल नौटंकीबाज व्यक्ति होता है, उस तरीके का व्यवहार एक इतना बड़ा नेता कर रहा है और चुनाव में लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा कर रहा है। और उसके लिए एक एजेंसी है, कोई भी आप एजेंसी को बैठ के चेक करा सकते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दल का आचमन किया और मुख्यमंत्री जी ने और भी बहुत लोग वहां गए, हमारी पार्टी के और भी जो हमारे पहले
मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं और पार्टी के भी अन्य जिम्मेदार कार्यकर्ता वो भी गए, उनकी भी वीडियो अभी सामने आई है। उन्होंने भी जाके वहां आचमन किया और पूरा मीडिया सामने था वहां, कोई ऐसा नहीं, पूरे मीडिया के सामने उनको दिखाया गया कि किस प्रकार से उन्होंने जल लिया, उसका आचमन किया। तो पानी जो है हम यहाँ से बिल्कुल ठीक पानी और अच्छा पानी जिसकी अच्छी क्वालिटी है, और बोर्ड ने भी ये बात मान ली है। सिरसा के एक होनहार युवा पीयूष शर्मा ने पूरे हरियाणा को गौरवान्वित किया है। पीयूष शर्मा ने को इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हरियाणा के सबसे युवा साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। यह उपलब्धि उनकी असाधारण तकनीकी योग्यता और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देने के लिए दी गई है। पीयूष अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दे रहा है और इस ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए पीयूष ने सिरसा के उपायुक्त शांतनु शर्मा से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उपायुक्त ने न केवल पीयूष को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी बल्कि उनके योगदान की भी भरपूर सराहना की। उपलब्धि का सारा श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ। मैं सिरसा के डीसी साहब शांतनु शर्मा जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती समय दिया। मैं सिरसा के लिए कुछ जागरूकता अभियान शुरू करना चाहता हूँ जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर अपराध से जागरूक कर सकें। तो कब आपने शुरू किया, कितना समय लगा, किस तरह का संघर्ष रहा? ये संघर्ष मेरा 2017 से स्टार्ट हुआ था, जो कि अभी मुझे 6 साल हो गए हैं इसी संघर्ष में जुटे हुए, और मेरा गोल है कि हम लोग पूरे हरियाणा को साइबर जागरूक कर सके। हम साइबर फ्रॉड कम्प्लीटली तो खत्म नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट हम लोग अवेयरनेस कैंपेनिंग लॉन्च कर सकते हैं जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा साइबर फ्रॉड होने से बच सके। चरखी दादरी में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद द्वारा 70 लाख रुपए की लागत से विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई है, जिसका चेयरमैन बख्शीराम सैनी सहित नगर पार्षदों ने उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर परिषद चेयरमैन ने कहा कि सभी नागरिक और वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और रेड लाइट होने पर वाहन को रोकें और ग्रीन सिग्नल होने पर वाहन को चलाएं। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक लाइट से जाम से निजात मिलेगी और सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। ट्रैफिक लाइट लगवाई गई थी कमेटी के द्वारा। आज हमने सभी का उद्घाटन कर दिया है। लगभग 70 लाख रुपए की लागत से इनका काम हुआ है। जाम की स्थिति में निजात मिलेगी और जो एक्सीडेंट चौक पे एक्सीडेंट होते हैं उनको जिस प्रकार से लोगों को सावधानी है, इसलिए लाइट लगवाई गई है। आज दादरी शहर के अंदर 5 पॉइंटों का उद्घाटन हुआ है। यहाँ चिड़िया मोड़ से शुरुआत हुई है, भगवान वाल्मीकि जी चौक पर पुष्प अर्पित करके लाइटों का शुभारंभ किया गया है। लगभग मेरा अनुमानित 70 लाख के आसपास में है। वो प्रतिक्रिया चली हुई है, सीसीटीवी कैमरा के लिए प्रतिक्रिया चली हुई है। सिरसा विधायक गोकुल सेतिया का बयान सामने आया। गोकुल सेतिया ने लाइव आए और कहा कि नगर परिषद के भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी हैं, अपनी साख बचाने के लिए मोर्चा खोल रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे सिरसा में भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। जानकारी के मुताबिक विधायक के खिलाफ पीडब्ल्यूडी और नगर परिषद के कर्मचारियों ने मोर्चा खोलने को लेकर बैठक की थी, जिसकी भनक विधायक गोकुल सेतिया को लग गई और इसके बाद लाइव आकर उन्होंने अपनी राय रखी। अभी एक ताजा खबर मिली है कि कुछ निकम्मे और लापरवाह ना काम करने वाले कामचोर अफसर कुछ पीडब्ल्यूडी B&R महकमे के सिरसा के कल मीटिंग कर रहे हैं कि एमएलए के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट करें, किसी प्रकार से एप्लीकेशन दें, स्वाद आ जाएगा। 2 फरवरी को दीक्षा कार्यक्रम और मुनि सम्मेलन का आयोजन होना है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी नरवाना के
पतराम नगर के जैन संस्थान में पहुंचे और जहां उन्होंने जैन मुनियों से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दुनिया में समाज और मानव जाति को अहिंसा परमो धर्म का मार्ग पर चलने के लिए जैन मुनि प्रेरित करते हैं और इसमें उनका अहम योगदान होता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जीवन में सात्विक जीवन जीने की अगर प्रेरणा मिलती है तो वो जैन मुनि को देखकर मिलती है। इस देश और दुनिया को, मानव जाति को एक ऐसी दिशा देने वाला समाज जिनका अहिंसा परमो धर्म और सात्विक जीवन की प्रेरणा यदि मिलती है तो जैन मुनियों को देखकर मिलती है, इन तपस्वियों को देखकर मिलती है कि पूरा जीवन जिस प्रकार से पूरे देश और समाज की तपस्या के लिए, मानव जाति की तपस्या के लिए जीवन अर्पण करते हैं। और हमारा सौभाग्य की बात है कि निर्वाणा जैसी धरा पर 2 फरवरी 2025 को दीक्षा और मुनि सम्मेलन एक साथ यहां पर किया जा रहा है। बड़ा भव्य आयोजन यहां पर होगा पुरानी अनाज मंडी निर्वाणा के अंदर। करनाल की पुरानी अनाज मंडी स्थित हरियाणा पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम कार्यालय पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम सुबह ही कार्यालय में दाखिल हो गई। टीम ने पहुंचते ही सबसे पहले हाजिरी रजिस्टर और पुराना रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया। इस छापेमारी के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया और सभी अधिकारी और कर्मचारी दंग रह गए। निगम में जांच के दौरान कार्यशैली में काफी अनियमितताएं पाई गई। गुरमीत सिंह फील्ड अधिकारी भी गैर मौजूद पाए गए। छापेमारी के दौरान टीम ने पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले लोन समेत अन्य सरकारी योजनाओं की फाइलें खंगाली। करीब 100 लंबित मिली है और अभी तहकीकात जो है वो की जा रही है। सीएम फ्लाइंग डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि हमें इस कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थी। बहुत सी शिकायतें ये भी आ रही थी कि जिनके पास लोन लेटर है उन्हें लोन नहीं दिया जा रहा है। वहीं अधिकारी और कर्मचारी पूरे दिन कार्यालय में नहीं मिलते हैं। यह हरियाणा पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम का ये दफ्तर है। यहाँ हमें शिकायत मिली थी कि जो पात्र व्यक्ति हैं जिनको लोन की सुविधा हरियाणा सरकार द्वारा दी जा रही है, अल्पसंख्यकों को, बीसी कैटेगरी के लोगों को और कमजोर व्यक्तियों को, उन्हें जो है लोन समय पे नहीं दिया जा रहा और जो पात्र हैं उनके लोन जो है वो रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और समय पे भी जो है जो ऑफिस में कर्मचारी आते हैं, जो आज चेक किया गया, फील्ड ऑफिसर गुरमीत सिंह जी हैं जो एब्सेंट मिले हैं, ठीक है, तो कुछ अनियमितताएं मिली है जो इनके उच्च अधिकारियों को हम लिखेंगे। इंद्री उपमंडल के गांव भादसों के एक दुकानदार के साथ दर्जनों युवकों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित दुकानदार ने इस हादसे की सूचना इंद्री पुलिस को दी। इस बारे में जानकारी देते हुए घायल दुकानदार रोहित ने बताया कि कल कुछ लोग उनकी दुकान पर सामान लेने के लिए आए थे। उनके साथ मोलभाव के दौरान कुछ बहस हो गई, जिस पर वो लोग हमें भला बुरा कहकर चले गए। रोहित ने बताया कि कुछ देर बाद वो लोग अपने दर्जनों साथियों के साथ हमारी दुकान पर आए और मुझे और मेरे भाई को बुरी तरह से गड़ासी और डंडों से पीटा। मेरे सिर पर गड़ासी से वार किया और मुझे जान से मारने की धमकी दी। मेरे पिता और कुछ अन्य पड़ोसियों के बीच बचाव करने पर वो चले गए। रोहित ने बताया कि इस लड़ाई में मुझे और मेरे भाई को काफी गंभीर चोटें आई हैं। हमला करने वाला युवक भादसों गांव का ही रहने वाला है। ये तो हमारा भतीजा लग रहा है जी दुकान पे, ऐसी वो कपड़े की दुकान पे जी, ठीक है जी। वो रंजिश में बताऊं बात क्या कि बच्चा चले गया दूसरी दुकान पे, वो तुम्हारे गांव की दुकान, जो चलो बच्चा चलेगा कोई बात नहीं, चले जाओ, बच्चा चला जाता है जी, कोई बात नहीं। उनके 2 बच्चे थे ना, उसके मार पिटा जी। बोल रहा है कि हमारी दुकान से है ना जो बाहर हो जा, तो भाई मजे लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं अपनी दुकान में वापस गया तो उसका बड़ा भाई आया विशाल, जो वो मैं हमारी दुकान से मुझको ले गया और गली में बाहर घेर के चौक पे कई बंदों ने मुझको मारा
और क्या नाम लेकर उसका डैडी था नहीं जो, वो कह रहा था जो मैं मौके पर होता तुम्हारी टांग बांह तोड़ के घेर देता, जो आगे से हमारी दुकान में पैर दर्द दिया। बात ये थी जी, इसका लड़के का मार दिया जी, छोटे बच्चे का जी। कौन, क्या नाम है इसका? इसका नाम अरुण है जी। अरुण है जी। अच्छा, फिर जी हम वहाँ पे चले गए जी, महा भाई इसका क्यों मारे, बताने गए तो उन्होंने हमारे पास अचानक से हमला कर दिया जी। डंडे ले रहे थे जी, तलवार चक्कू ले रहे थे जी, और गंडासियां ले रहे थे जी। एक की तो बांह टूट गई जी, और मेरा भी चोट लगी है जी, टांग पे और बांह पे। हाँ जी, मेरे भी सिर के पीछे डंडा मार लगे। झगड़ा है जी यहाँ पे, बच्चे बस वहाँ परली दुकान पे लग रहा था जी ये लड़का, तो वहां से ही मारते पीटते लाए जी ना। ये जो है ना, कोई भादसो गांव में कोई झगड़ा हुआ है, आपसी मतलब झगड़ा है इनका। तो अभी ये ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे। तो इसमें जो है 3 पार्टी के तो एक आदमी है जिनको चोटें हैं, तो उनको जो है फर्स्ट एड देके हमने करनाल के लिए रेफर कर दिया है। और इससे पहले जो आए थे वो मिस्टर रोहित हैं, सन ऑफ श्री प्रेम कुमार, उसको भी चोट थी, तो उसको भी फर्स्ट एड देके हमने करनाल के लिए भेज दिया है उसको। कल शाम को ना यहाँ पर जैसे पहले तो 2 बंदे आए थे, जैसे वो आए बातचीत कर रही है, उनके साथ थोड़ी सी बहस होगी, तो वे चले गए गाड़ी गुड़ी देके चले गए वे। उसके बाद थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद आए वे, कम से कम 30-35 जने होंगे, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं थे। तो वे हमारे साथ ना कहने का मतलब हाथापाई करने लग गए। वे तो उनके पास तलवार चक्कू बिंडे सारा कुछ था जी। तो जैसे मेरे डैडी भी आ गया था यहाँ पर, फिर तो वे उनसे बात करने लग रहे, भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो इतनी देर में तो उन्होंने तलवार चक्कू काट के मेरे यहाँ से देखो गंडासी लग रही जी। हाँ, 2 पक्षों में है, दुकान के सामने झगड़ा, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी ले ली गई है और हॉस्पिटल में एडमिट है। अभी देखो रुका आया हुआ, भेजा आइयो, तो जैसी भी कार्रवाई बनेगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं करनाल भी भेजा गया, कुछ को रेफर भी हुआ है, 3 रेफर हो रहे हैं करनाल। अब देखते हैं कितनी चोटें हैं, MLR में क्या है उसके हिसाब से, जो भी मेडिकल के हिसाब से भी धारा इजाद करके सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरीके के कार्य करते हैं उनके खिलाफ क्या पुलिस का क्या कार्रवाई करेगी? जो ऐसे शरारती तत्व उनको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। जो माँ बाप के पैसे पे माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, न पढ़ते हैं और नशों की तरफ आज का युवा भागा जा रहा है, और नशे ही एक झगड़े का कारण बनते हैं। चल रहे महाकुंभ में भगदड़ के दौरान 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इसमें फरीदाबाद का एक शख्स भी अपनी जान जो है वो गंवा बैठा है। और आपको बताते चले कि फरीदाबाद के संजय कॉलोनी निवासी 33 साल के अमित अपने परिवार के साथ 25 तारीख को अयोध्या के लिए निकले थे, जहां दर्शन करने के बाद वो परिवार के साथ कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज चले गए। 28 और 29 जनवरी की रात भगदड़ में अमित की मौत हो गई। अमित के साथ उनकी मां, उनकी पत्नी और 4 बच्चे, एक बहन थी। अमित की मौत के बाद परिवार पर आर्थिक संकट जो है वो अब छा गया है। नहीं बंद हो गए। फिर 4 बजे के लगभग उनका मौसी का फोन आया था, जो मौसी साथ में गई हैं, कि तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इनको एम्बुलेंस में लेके गए हैं और एक हॉस्पिटल ने मना कर दिया, दूसरे के लिए रेफर कर दिया है। और आवाज ही इतनी भी मुझे कट कट के ही सुनाई दिया, आगे इन्होंने जो भी बोला मुझे वो समझ ही नहीं आया। ये सारे लोग भगदड़ में हो भी अलग अलग गए थे, 3 लोग अलग, सब अलग अलग। माता जी गई थी सरिता देवी और पत्नी गई थी, क्या नाम उनका? पूजा, और बच्चे गए थे 4 बच्चे। अभी जब से आए हैं तब से कोई कुछ बताने की उसमें है नहीं। अच्छा, मौसी यहीं रहती हैं? मौसी यहीं रहती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।